एक समान नागरिक संहिता। कल मैंने किसी प्लेटफॉर्म पे शायद ये चर्चा की थी, आपको मैं एक उत्तर दिखाता हूं कि बच्चे कितना अच्छा उत्तर लिख देते हैं। मैं आपको भी सुनाता हूं। कल मैंने एक क्लास में, ऐसे था आप लोगों की बैच में नहीं, किसी एक बैच में करंट अफेयर पढ़ा रहा था, और करंट अफेयर पढ़ाने में एक नया मुद्दा पॉलिटिक का आ गया है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सरकार को निर्देश दिया कि अपने राज्य के भीतर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करें। तो उसी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के संबंध में मैंने बच्चों को पूरा यूनिफॉर्म सिविल कोड पढ़ाया कि क्या होता है। आज आपको भी बताएंगे, चर्चा करेंगे। निदेशक तत्व स्टार्ट करने जा रहे हैं, आपको भी मैं निदेशक तत्व के बारे में बताऊंगा। तो निदेशक तत्व पूरा मैंने विस्तार से पढ़ाया, और निदेशक तत्व पढ़ाने के पश्चात मैंने इसके संबंध में होने वाली चुनौतियां बताया, इसको लागू करना क्यों जरूरी है यह भी बताया। लेकिन उसके बाद मैंने इसका निष्कर्ष नहीं बताया। सभी बच्चों को मैंने होमवर्क दे दिया कि आप लोग इसका निष्कर्ष सोचिए। मैंने यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है यह समझा दिया, यूनिफॉर्म सिविल कोड आज तक लागू नहीं हो पाए, इसके पीछे की चुनौतियां क्या है यह भी बता दिया, लेकिन इसके लागू करने की जरूरत क्या है इसको भी बता दिया। इसे लागू किया जाए या ना लागू किया जाए, अब आप इसका निष्कर्ष दीजिए। तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किया। एक बच्चे का मैं दिखाता हूं, बहुत ही शानदार निष्कर्ष उसने लिखा है। निष्कर्ष क्या लिखा जाए, ध्यान से सुनिएगा। पूरा निदेशक तत्व के बारे में लिखने के पश्चात अब लास्ट में उत्तर को समाप्त कर रहा है। ये 200 शब्दों का उत्तर है। ये मेरे शायद यूपीएससी के स्टूडेंट हैं, आईएएस के। तो उन्होंने देखिए कितना शानदार तरीके से निष्कर्ष लिखा है। आपको मैं पढ़ के सुनाता हूं। ये मेरा लिखा हुआ नहीं है, मेरे स्टूडेंट का लिखा हुआ है, ये जो आप ही की तरह थे। एक बार जब कुमार विश्वास के सामने कोई कवि पहली बार निरुत्पल मृणाल खड़ा होता है, तो कुमार विश्वास कहते हैं हम भी कुछ ऐसे ही थे जब पहले नए नए वीराने में आए थे। तो आंसर राइटिंग की दुनिया में जो नए नए वीराने में आता है ना, तो वैसा ही रहता है, लेकिन कुछ दिन बाद वो भी कुमार विश्वास बन जाता है। तो एक दिन में ऐसा कोई नहीं होता है। तो हम भी तो कभी आप जैसे ही रहे होंगे ना, तो धीरे धीरे करते 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 मेहनत करते 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 विकास होता गया। क्या आप वहां तक नहीं पहुंच सकते? बिल्कुल पहुंच सकते हैं। अब इस व्यक्ति का उत्तर देखिए तो आप कहेंगे सर कितनी मेच्योरिटी दिख रही है इस आंसर में। निष्कर्ष इन्होंने कैसे लिखा देखिए। हमारे पास मैसेज भेजा कि सर बीते दिन मुख्य परीक्षा की दृष्टि से आपके द्वारा समझाए गए समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर निष्कर्ष लिखने की एक कोशिश। निष्कर्ष इस प्रकार है, इसको पढ़ के सर आप बताएं। निष्कर्ष इन्होंने लिखा, समान नागरिक संहिता को लागू करने में तमाम चुनौतियां होने के बावजूद भी इसके लाभों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। अतः यूनिफॉर्म सिविल कोड को राष्ट्रहित में लागू करना जरूरी है, जिसके लिए दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ ही प्रत्येक वर्ग व धर्म के लोगों को विश्वास में लेकर यह कदम उठाना चाहिए, ताकि समान नागरिक संहिता को लागू करने में न्यूनतम चुनौतियों का सामना करना पड़े और देश में समरसता बनी रहे और किसी प्रकार के तनाव उत्पन्न न हो, और समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद देश के सभी नागरिक विधि के समक्ष समान होंगे, जिससे अंततः राष्ट्र की एकता, अखंडता और एक रूपता को बल मिलेगा, जो कि नए भारत के निर्माण को एक नई, मजबूत और बेहतर दिशा प्रदान करेगा। उत्तर समाप्त हो गया। एग्जामिनर ताली बजा देगा जब इस आंसर को पढ़ेगा। ऐसा निष्कर्ष जो पढ़ेगा तो सोचेगा हम भी कुछ सीख ले यार, इसमें तो कुछ हम भी कम सोच पा रहे थे, हमारा स्टूडेंट ही नहीं याद सोच लिया। जब इस निष्कर्ष को मैंने देखा तो मैंने भी 2 पॉइंट यहां से नोट किया कि इसमें कुछ शानदार बात स्टूडेंट ने लिख दी है, जिसके बारे में मैंने भी नहीं सोचा। एक शब्द का इसने प्रयोग किया कि प्रत्येक वर्ग और धर्म को विश्वास में लेकर यह कदम उठाना चाहिए, ताकि समान नागरिक संहिता को लागू करने में न्यूनतम चुनौतियों का सामना करना पड़े। मतलब उस व्यक्ति ने प्रदर्शित कर दिया कि एक समान नागरिक संहिता को चाहे जब लागू करेंगे चुनौतियों का सामना तो आएगा ही आएगा, लेकिन जब यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाए तो प्रत्येक वर्ग और प्रत्येक धर्म को इतना विश्वास में लेकर किया जाए ताकि न्यूनतम चुनौतियों का, मिनिमम चैलेंज का सामना करना पड़े, न्यूनतम चुनौतियों का सामना कर। भाई शानदार शब्द का प्रयोग किया बंदे ने। ये स्टूडेंट ही है, अभी सिलेक्ट नहीं हुए, ये यूपीएससी की तैयारी में है, उन्हीं का आंसर है ये मैंने नहीं लिखा है या किसी टीचर का नहीं, एक स्टूडेंट का आंसर है। पूरे मुद्दे को समझाने का उसका निष्कर्ष है। बताइए क्या शानदार है। तो वाकई जिस दिन लिखने की कला आ गई ना, तो मतलब कि मदमस्त कर दोगे एग्जामिनर को, झूम जाएगा का उत्तर पढ़ के, नहीं यार इसको तो बनाना चाहिए आईएएस, इसको तो बनना चाहिए पीछे। अब इसकी कॉपी मेरी पास आ जाए और मैं ही नहीं, कोई भी एग्जामिनर इसकी कॉपी को पढ़ेगा तो कहेगा अरे देखो इतना ध्यान रखो, ये बंदा बाहर नहीं जाना चाहिए,
इसको सेवा में आना चाहिए, ये सिविल सेवक के लायक है, किसी भी कंडीशन में आना चाहिए। आने के लिए क्या करेगा, नंबर लुटा देगा उसके लिए, ले जाओ बनो एसडीएम एक ही बार में। समझ में आया ना? तो बहुत मुश्किल नहीं है, बस करिए, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा मेंस में आपको, लेकिन डरिए मत इसके लिए। ये मॉडल आंसर इसीलिए दिया गया, उससे आप उसका मूल्यांकन करिए। अब 1000 बच्चों की कॉपी चेक करने के लिए कोई घर पे टीचर तो पहुंच नहीं पाएंगे इसका, अब इसके लिए तो आपको स्वयं से ही करना पड़ेगा ना। इसलिए तो मॉडल आंसर दिया गया, एक सही उत्तर कैसे होता है ये देख लीजिए, फिर आपको सीधा सीधा आइडिया लग जाएगा आपको। अच्छा ये कैसे पता चलता है, पता तो चल ही जाता है ना। अभी मैं जब पढ़ा रहा हूं, कोई टीचर और दूसरा आके पॉलिटी पढ़ा दे तो आप बता ही देंगे ना कि कौन सही पढ़ा, इमरान से ज्यादा सही पढ़ा रहा है, दूसरा वाला ज्यादा सही पढ़ा रहा है। इतना तो मूल्यांकन कर ही लेते हैं, ये सही है या गलत, वो तो समय के साथ आ ही जाएगा आपको, जब आप लिखते रहेंगे लगातार। चलिए तो सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे ये। अब मैं अगले टॉपिक स्टार्ट करूंगा, हमारा मूल अधिकार समाप्त हुआ। अब इसके बाद सीधा मैं आपको लेकर चलूंगा एक नए टॉपिक पे, जो इसी मूल अधिकार की तरह ही जुड़ा हुआ टॉपिक है, नीति निदेशक तत्व की तरफ। 6 मॉडल आंसर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, बाकी नोट्स मिल जाएगा, मटेरियल मिल जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया है। अब अभ्यास करिए लिखने का, जहां जितने प्रश्न मिल पाए वहां से करिए, गूगल करिए, जो भी और प्रश्न कहीं से आपको मिल पाए प्रीवियस ईयर के उसको करिए। मार्केट से कोई मॉडल आंसर आपको मॉडल क्वेश्चन मिल पाए उसको देखिए, उसके उत्तर को केवल पढ़िए ही पढ़िए, प्रश्न पढ़िए, उसके बाद आप खुद सोचिए, फिर उत्तर पढ़िए। अच्छा हाँ, उत्तर में जो बात लिखी है ये तो हम भी सोच रहे थे, लेकिन लिखना ऐसे है, ठीक है? तो काम करते रहेंगे, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। चलिए एक नया टॉपिक आपके सामने आया है, नीति निदेशक तत्व। नीति निदेशक तत्व को लोग पहले बता देते हैं कि क्या है, परिभाषा यहां बता देते हैं, इतिहास यहां बता देंगे। ये नीति निदेशक तत्व क्या है? अगर कोई एक शब्दों में पूछे, व्हाट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको इंग्लिश में बोलचाल की भाषा में कहा जाता है डीपीएसपी, और डीपीएसपी को कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान सभा के द्वारा संविधान सभा के द्वारा सरकार को दिया गया वह सकारात्मक निर्देश है, जिसका पालन किया जाना नीति निर्माण के दौरान आवश्यक है। नीति निर्माण के दौरान आवश्यक है।
अब ये बात अभी कब समझ में आएगी कि नीति निर्देशक तत्व क्या है? मैंने कहा कि संविधान सभा के द्वारा सरकार को दिया गया वह सकारात्मक निर्देश है जिसका पालन किया जाना अपनी नीतियों को बनाते समय, अपने नीति का निर्माण करते समय सरकार के लिए आवश्यक है। लेकिन इस परिभाषा को और तब समझ पाएंगे जब इसके इतिहास को समझेंगे। ये नीति निर्देशक तत्व क्यों आया हमारे संविधान में? क्यों का जवाब अगर आपको मिल गया तो आपका पॉइंट क्लियर हो जाएगा। क्यों का जवाब मिलने के लिए आपको इस पॉइंट में आना पड़ेगा। नीति निर्देशक तत्वों का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है? बिल्कुल 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 अमृत सिंह ध्यान से देखिए। नीति निर्देशक तत्वों का विकास मूल अधिकारों के साथ ही हो गया था। जब हमारे संविधान का मूल अधिकार लिखा जा चुका, भाग 3 पूरा हो चुका, तो हमारे संविधान सभा के एक संवैधानिक सलाहकार थे जिनका नाम था बेनेगल नरसिंह राव, BN राव। और BN राव हमारे संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे। हमारे संविधान का मसौदा उन्होंने ही तैयार किया था, जिस प्रारूप उन्होंने ही तैयार किया था, और उसी प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बने आगे चल करके। BN राव ने कहा कि हमारे संविधान में भारतीय नागरिकों को 2 प्रकार से अधिकार मिलने चाहिए। क्या कहा? हमारे संविधान के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को 2 प्रकार से अधिकार मिलने चाहिए। एक अधिकार ऐसे हो जो संविधान लागू होते ही लागू हो जाए, हमारे नागरिकों को प्राप्त हो जाए। कहा उसको क्या कहा जाएगा? कहा उसको वही कहा जाएगा जो आप लिख चुके हैं। कहा मतलब का मूल अधिकार कहा जाएगा। तो कहा दूसरा कौन सा अधिकार दिया जाएगा? कहा एक अधिकार और दीजिए। कहा उसको क्या नाम दे? कहा उसको नाम दीजिए मूल अधिकार पार्ट 2। और उसमें क्या मिलेगा? कहा इसको भी नागरिकों को मिलना चाहिए। तो कहा संविधान लागू होने के बाद तुरंत दे दिया जाए? कहा नहीं। बेनेगल नरसिंह राव ने कहा इसको संविधान लागू होने के तुरंत बाद न दिया जाए, यह सरकार की इच्छा पे छोड़ दिया जाए। यह सरकार की इच्छा पे छोड़ दिया जाए। और जैसे जैसे आजादी के पश्चात संविधान लागू हो जाए, सरकार अपना काम करना स्टार्ट करे, जैसे जैसे सरकार का सामर्थ्य बढ़े, जैसे जैसे सरकार की शक्ति बढ़े, जैसे जैसे सरकार के पास संसाधन बढ़ता जाए, वैसे वैसे लोगों को देता जाए। जैसे दहेज में कहते हैं, दहेज प्रथा की बात तो समाप्ति हो जाना चाहिए हमारे समाज से, लेकिन कहते नहीं ये चीजें तो अनिवार्य रूप से मिल जानी चाहिए और चीजें काम चल जाएगा, जैसे जैसे आपके पास आएगा देते रहिएगा, हम लेते रहेंगे लास्ट तक भी। यूं ही उसी तरीके से कुछ किसी रूप में बेनेगल नरसिंह राव ने कहा कि भारतीय नागरिकों को 2 प्रकार से अधिकार मिलने चाहिए। एक अधिकार ऐसा होना चाहिए जो उनको संविधान लागू होने के तुरंत बाद दे दिया जाए। एक अधिकार सरकार की इच्छा पे छोड़ दीजिए, और सरकार की इच्छा पे छोड़ दीजिए। जैसे जैसे सरकार के पास पैसा आए, सरकार के पास संसाधन आए, सरकार उनको देती रहे। कहा तुरंत क्यों नहीं? कहा तुरंत सरकार दे ही नहीं पाएगी तो फायदा क्या होगा? हाँ, समय के साथ साथ आगे बढ़ते जाएंगे, हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, सरकार के पास पैसे आएंगे, संसाधन आएंगे, तब वो देती रहेगी। कहा इसको नाम क्या दिया जाए? कहा इसको बोल दीजिए मूल अधिकार पार्ट 2। संविधान सभा ने इस बात पर विचार किया, और विचार करने के बाद बेनेगल नरसिंह राव की इस बात को मान लिया गया, लेकिन हूबहू नहीं माना गया, उसमें कुछ परिवर्तन किया गया। इसको मूल अधिकार पार्ट 2 नहीं दिया गया, बल्कि इसको हमारे संविधान में एक नया भाग इसके लिए जोड़ा गया जिसको नाम दिया गया भाग 4। और भाग 4 के अंतर्गत 16 अनुच्छेदों के माध्यम से अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 के मध्य हमें मूल अधिकारों को दे दिया गया, निदेशक तत्वों को दे दिया गया। और इसको नाम मूल अधिकार पार्ट 2 नहीं, बल्कि इसको कहा गया, ये का नाम होगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसका अर्थ होगा राज्य के नीति निदेशक तत्व। और ये राज्य के नीति निदेशक तत्व संविधान सभा के द्वारा सरकार को दिया गया वह सकारात्मक निर्देश है जिस निर्देशों का पालन अपने नीतियों के निर्माण के दौरान उसका पालन करना आवश्यक है। जब आप नीतियां बनाओ तो इस बात का ध्यान रखो कि कौन कौन सा काम हमें अपने देश की जनता के लिए करना है और उसको आप करते रहिए। तो कुल मिलाकर के मूल अधिकार भी हमारे भौतिक और नैतिक विकास के लिए मिले थे, निदेशक तत्व भी हमारे भौतिक और नैतिक विकास के लिए ही हैं, लेकिन मूल अधिकार हमें तब भी मिल गए थे जब संविधान लागू हुआ और ये हमारे दावे थे राज्य के विरुद्ध। लेकिन जो हमें निदेशक तत्व मिला ये सरकार की इच्छा पे छोड़ दिया गया। सरकार की मर्जी हो दे
सरकार की मर्जी हो ना दे। ये मामला कब आया? जैसे ही हमारे संविधान का भाग 4 लिखा गया, पश्चिम के बहुत सारे विधिवेत्ता ने कहा, ये देखिए भारत के लोग संविधान लिख रहे हैं, एक ऐसे अधिकार को दे दिए हैं जिसका नागरिकों को मिलना राज्य की इच्छा पे छोड़ दिया गया है। कहा राज्य की इच्छा पे मतलब, कहा इनके क्या निदेशक तत्व के माध्यम से सरकार नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए हैं, लेकिन जब पूछा गया क्या ये अधिकार अगर राज्य अपने नागरिकों को न दे तो इसके लिए कोई संरक्षण प्राप्त है? कहे नहीं, ये प्रवर्तनीय नहीं है। क्या प्रवर्तनीय नहीं होने का मतलब? का इसे न्यायालय लागू नहीं कराएगी, ये सरकार की इच्छा पर है, ये सरकार का दावा है, सरकार का क्लेम है राज्य के विरुद्ध, ये दे या न दे। तो कहा ये तो एक ऐसा चेक है, ये तो एक ऐसा चेक भारतीय नागरिकों को दे दिया गया है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पे छोड़ दिया गया है, जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पे छोड़ दिया गया। क्या मतलब है ऐसे चेक का, जिसको हमें पकड़ा दिया गया, लेकिन वो चेक कब भुनेगा? जब बैंक चाहे। बैंक ना चाहे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसा अधिकार हमें मिला जो राज्य पर छोड़ दिया गया है, राज्य दे या ना दे ये राज्य की इच्छा पर है और राज्य पर कोई कंट्रोल भी नहीं है इसे दिलाने के लिए, क्योंकि यह प्रवर्तनीय नहीं है, यह वाद योग्य नहीं है, यह न्यायोचित नहीं है, ये एनफोर्सिएबल नहीं है। तब संविधान सभा के सदस्यों ने कहा, देखिए भाई साहब, हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री। अभी हम गरीबी की हालत में हैं, हमारे पास इतनी धन संपदा अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत नहीं है। हम अपने नागरिकों को केवल उतना ही वादा करेंगे जितने वादों को हम दे सकते हैं। अपने नागरिकों के साथ हम केवल उतने ही वादे को निभाएंगे जितने वादे को हम पूरा कर सकते हैं। ऐसा कोई भी वादा हम उनसे नहीं करेंगे जिस वादे को हम पूरा नहीं कर सकते। और मुझे ये पता है कि अगर ये हमने प्रवर्तनीय बना दिया तो हम नागरिकों को दे नहीं पाएंगे, और नागरिकों को दे नहीं पाएंगे तो नागरिकों का संविधान के प्रति विश्वास, बिलीव कमजोर हो जाएगा और उन पर कोई उनकी निष्ठा नहीं रह जाएगी। इसलिए हमने इनको सरकार की निष्ठा पे छोड़ दिया है। और दूसरी बात, हम एक लोकतांत्रिक देश है, हर 5 साल के बाद हमारे देश में चुनाव होता है, और हर 5 साल बाद जब हमारे देश में चुनाव होता है तो जनता चुनाव के माध्यम से इसका जवाब देगी, सरकार आपने निदेशक तत्वों का पालन किया है या नहीं। अगर निदेशक तत्वों का पालन सरकार नहीं करेगी तो जनता वोट के माध्यम से इनको सत्ता से बाहर करके नए लोगों को सत्ता पर बैठा देगी, और सरकार के ऊपर इस बात का दबाव बना रहेगा कि अगर हमने नीति निदेशक तत्वों का पालन, संविधान सभा के द्वारा जो कुछ भी हमें निर्देश दिया गया है, उन निर्देशों का पालन करते हुए अपने नीति निर्माण के समय अगर हमने ध्यान नहीं दिया, 5 साल के बाद जनता चुनाव के माध्यम से इसका जवाब देगी। इसका मतलब यह हुआ कि ये निदेशक तत्व सरकार के मूल्यांकन में सहायक है। एक कॉन्सेप्ट नया मिल गया कि यही निदेशक तत्व जो सरकार को निर्देश दिया गया है, ये सरकार के निर्देश ही हमारे सरकार के मूल्यांकन में सहायक हैं कि कौन सी सरकार ठीक है, कौन सी सरकार नहीं ठीक है। लेकिन विडंबना हमारे भारत की साक्षरता दर इस प्रकार की है, हमारे देश में जागरूकता इस प्रकार से है कि क्या आपने कभी आज तक सरकार का मूल्यांकन निदेशक तत्वों के माध्यम से किया? क्या आपकी विधानसभा का चुनाव का होने जा रहा है, चुनाव होने जा रहा है, क्या इसमें जब आप वोट देने जाएंगे तो आप निकालेंगे डीपीएसपी का खर्रा और पढ़ेंगे आर्टिकल 38 सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय सरकार ने पूरा किया या नहीं किया? ऐसा करते हैं? कोई व्यक्ति नहीं करता, जबकि करना ऐसे ही चाहिए। जो सरकार राज्य के नीति निदेशक तत्वों का पालन भली भांति करती है वो सरकार हमारे लिए बेहतर है, और जो सरकार नीति निदेशक तत्वों का पालन भली भांति नहीं करती है वो सरकार हमारे लिए ठीक नहीं है। हम वोट के माध्यम से उनको हटा देंगे। लेकिन दिक्कत इस बात की है, हमसे इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन सी सरकार निदेशक तत्वों का पालन कर रही या नहीं। हमें सिर्फ इससे मतलब है, दादाजी कांग्रेस को वोट देते थे, हमें कांग्रेस को देना है। दादाजी भाजपा को वोट देते थे, पापा भी देते थे, हमारे घर में सब भाजपा को देते हैं, हम भाजपा को देंगे। हमारे घर में सब सपा को देते हैं, हम सपा को देंगे। दादा के दादा बसपा को वोट देते आ रहे कल्याण सिंह के जमाने से, हम तो बसपा वाले हैं। इस आधार पर हमारे यहाँ मतदान होता है। इस वजह से कई बार इसकी समस्याएं हमारे देश के भीतर विद्यमान रहती हैं। जबकि एक पढ़े लिखे व्यक्ति से जब पूछा जाए, जब कभी भी आपको इंटरव्यू में पूछ लिया जाए कि कैसे आप तय करेंगे कि मोदी जी की सरकार ज़्यादा बेहतर है कि मनमोहन जी की सरकार ज़्यादा बेहतर थी, योगी जी की सरकार अच्छे से काम कर रही है, या ये सरकार, या कैसी सरकार आपको चाहिए,
एक शब्द में जवाब देना। हम संविधान के आदमी हैं सर, और जहां तक मैं समझ पाता हूं हमारे देश के लिए और हमारे लिए भी वही सरकार सबसे बेहतर है जो निदेशक तत्वों का पालन भली भांति करे, और जो निदेशक तत्वों का पालन नहीं कर पाएगी वो सरकार हमारे लिए बेहतर नहीं है। इसका मतलब मेंस की आंसर राइटिंग करते समय जब जब निदेशक तत्वों का मुद्दा आए इसको जरूर कोट कर देना कि निदेशक तत्व सरकार के मूल्यांकन में भी सहायक होते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य के लिए लाया गया? मूल अधिकार को तो हमारे राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए लाया गया है, इसको क्यों लाया गया है? नीति निदेशक तत्वों का जो उद्देश्य है, इसके दो उद्देश्य हैं। पहला, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, दिस इज द फर्स्ट मोटिव ऑफ द डीपीएसपी। दूसरा, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। कल्याणकारी राज्य को इंग्लिश में कहते हैं वेलफेयर स्टेट। आप कहें सर कल्याणकारी राज्य मतलब क्या होता है? कल्याणकारी राज्य का मतलब एक ऐसा राज्य, देखिए राज्य दो प्रकार के होते हैं, एक सामान्य राज्य होता है, एक कल्याणकारी राज्य होता है। जो सामान्य राज्य होता है उस राज्य में सरकार केवल लॉ एंड ऑर्डर को चलाती है, कानून व्यवस्था को चलाती है, नियम और कानून को बनाए रखती है। लेकिन जो कल्याणकारी राज्य होते हैं, ऐसे राज्य नियम कानून को चलाने के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर को देखने के साथ साथ वह देश के नागरिकों के समान जरूरतों का भी ध्यान रखती है। उनके आवास की व्यवस्था, उनके शिक्षा की व्यवस्था, उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था, उनके रहन सहन की व्यवस्था, उनके आवागमन की व्यवस्था, और जो सरकार लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ इन सारी चीजों की भी ध्यान रखती है, ऐसे सरकार को या ऐसे देश को या कल्याणकारी राज्य कहा जाता है, वेलफेयर स्टेट कहा जाता है। और नीति निदेशक तत्वों के माध्यम से सरकार कहीं ना कहीं हमें रोजगार देने का प्रयास करेगी, हमारे स्वास्थ्य के ध्यान रखेगी, हमारे समाज के भीतर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को स्थापित करेगी, जिससे कि आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना हो पाएगी। इसलिए कुल मिलाकर के एक शब्दों में कहें, कल्याणकारी राज्य के माध्यम से राज्य सभी वर्गों के कल्याण की बात करता है, और विशेषकर वंचित वर्ग जो लोग मुख्य धारा में नहीं हैं, उनको व्यक्तियों को मुख्य धारा में लाने के लिए कुछ विशेष कार्य करती है। इसीलिए इन्हीं कार्यों को और इन्हीं दायित्वों को निभाने के लिए सरकार ने, संविधान सभा ने सरकार को कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं, और उन निर्देशों का पालन करना अपने सरकार चलाने के दरमियान सरकार के लिए आवश्यक होता है। तो निदेशक तत्वों में आपको दो चीजें मिली कि निदेशक तत्व भी व्यक्ति की नैतिक और भौतिक विकास में सहायक हैं, निदेशक तत्व प्रवर्तनीय नहीं है, इस बात का अंतर ध्यान रखना। मैं भी अंतर बताऊंगा मूल अधिकार निदेशक तत्व में क्या अंतर है। तीसरी बात कि ये निदेशक तत्व हमारे सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं और देश के भीतर एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का तात्पर्य यह हुआ कि सभी वर्गों के कल्याण की बात करेगा राज्य, और विशेषकर जो हमारे समाज के वंचित तबका है, पिछड़े हुए लोग हैं, उन वर्गों को मुख्य धारा में लाने का कार्य करेगी सरकार। ये इसका इतिहास है। इस माध्यम से डीपीएसपी को हमारे संविधान में एंट्री मिलती है, और ये इसका उद्देश्य भी है। और जब भी डीपीएसपी पर आंसर लिखिएगा तो इसका उद्देश्य जरूर बता दीजिएगा, ये इसका उद्देश्य है और ये डीपीएसपी होते हैं। तो डीपीएसपी की परिभाषा क्लियर, डीपीएसपी कैसे हमारे संविधान में एंट्री करता है उसको वो भी क्लियर, इसकी प्रकृति क्या होगी अभी मैं बताऊंगा जब तुलना करूंगा मूल अधिकार के साथ। और साथ ही साथ आपको यह भी क्लियर हो गया कि इसका उद्देश्य क्या है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करना, जो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना का भाव देता है, और साथ ही साथ एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने का कार्य करता है। क्लियर?
चलिए रत्नेश चौहान, आज आपका नाम हम पहले दिन देख रहे हैं, चलिए बहुत शुक्रिया। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट, संविधान में विद्यमान नीति निर्देशक तत्व कौन है? अब आपकी इच्छा तो ये होनी चाहिए सर जरा बताइए तो कौन कौन से अधिकार हैं जो सरकार को हमें देने चाहिए, जरा हम भी जानते हैं सरकार ये काम कर रही है या नहीं कर रही है। अगर सरकार नहीं करेगी तो इस बार हम भी वोट नहीं देंगे। आपने बता दिया, अभी तो नहीं पढ़े थे पॉलिटिक्स, लेकिन अब पढ़ लिए हैं कि निदेशक तत्वों का मूल्यांकन करने के बाद ही मतदान करेंगे अब, और जो सरकार इन निदेशक तत्वों का पालन करेगी उसी को वोट देंगे हम। तो कौन कौन से निर्देश दिए गए हैं सरकार को, जरा देख लीजिए। अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य बहुत सारे निर्देश दिए गए। जब मैं प्रीलिम्स पढ़ाता हूं एक एक आर्टिकल बहुत विस्तार से बताता हूं, यहां शॉर्ट में आर्टिकल बताता, क्योंकि यहां आर्टिकल जानना मुख्य मकसद नहीं है, यहां कॉन्सेप्ट जानना आपका मुख्य मकसद है, क्योंकि मेंस की क्लास है। जब प्रीलिम्स की क्लास होती है केवल आर्टिकल बताना मकसद होता है, तब मैं वहां आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक बताता हूं। लेकिन यहां पर कुछ जो बड़े मुद्दे आएंगे जिस पर सवाल बन सकता है उसको मैं आपको विस्तार से बता दूंगा, बाकी आपको मैं बताते हुए चलूंगा किस किस आर्टिकल में क्या प्रावधान किए गए हैं। बाकी आपके बुक में पूरा कंप्लीटली वहां पर नोट्स में सारी बातें लिखी गई हैं। सर जी मैं गवर्नमेंट जॉब में हूं, लाइव नहीं आ पाता हूं, आज टाइम मिल गया है। अच्छा रत्नेश चौहान, इस बैच में भी 70% लोग गवर्नमेंट जॉब वाले ही है, मोस्टली 70% लोग गवर्नमेंट जॉब वाले ही है, ज्यादातर लोग। और ये गवर्नमेंट जॉब वाले के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन। अब तो क्योंकि सभी के लिए हो गया, देख रहे हैं कोरोना काल के तीसरे वेव की कब संभावनाएं बढ़ जाए कुछ कहा ही नहीं जा सकता। दिल्ली में शायद 15 जनवरी तक स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। उत्तर प्रदेश में बोर्ड की परीक्षा को लेकर के अलग अलग अटकलें चल रही हैं, देखिए क्या निर्णय आता है सरकार का भी। और इस हिसाब से लगता है कि वो फरवरी मार्च आते आते लॉकडाउन की स्थिति फिर से इस बार आ जाएगी, और स्थिति फिर से आ जाएगी तो स्थितियां बहुत भयावह हो जाएगी, और परीक्षाएं सब समय पर होंगी, परिणाम भी सब समय पर आएंगे। आखिरकार व्यक्ति उस परीक्षाओं का हिस्सा कैसे बने, तो माध्यम है फिलहाल, अब तो दिक्कत नहीं है। शुरुआती दौर में आया था तो क्योंकि ऑनलाइन जैसी व्यवस्थाएं तब हर संस्थानों के पास अवेलेबल नहीं थी, लेकिन अब तो व्यवस्थाएं हो चुके हैं। ऑफलाइन खुले या ना खुले, कम से कम ऑनलाइन एक बड़ा इतना बड़ा माध्यम आपको मिला है जिसके माध्यम से घर बैठे आप पढ़ाई कर सकते हैं। शुरुआती दौर में बच्चों को इस बात का विश्वास नहीं था कि आखिरकार हम ऑफलाइन में टीचर कैसे हमको पढ़ा पाएगा, कैसे मुझे समझा पाएगा, लेकिन धीरे धीरे क्लास करते करते अब इस बात का भरोसा भी आपको बन गया है कि ऑनलाइन में ऑफलाइन से भी बेहतर पढ़ाया जा सकता है। अगर टीचर एफर्ट करे, अगर टीचर प्रयास करे, संस्थान प्रयास करे, तो ऑफलाइन से बेहतर शिक्षा ऑनलाइन में दी जा सकती है, और शायद इसको महसूस कर पा रहे होंगे आप। क्या कहीं से आपको नहीं लग रहा है कि आप बहुत दूर के जिलों में, कोई बिहार में बैठा है, कोई एमपी में, कोई जालौन में है, कोई आगरा में, और मैं प्रयागराज और दिल्ली से हूं? ऐसा कोई महसूस कर पा रहा है? लग तो ऐसे ही रहा होगा कि जैसे ऑफलाइन कक्षाओं में बैठ के पढ़ते थे सर, वैसे ही पढ़ रहे हैं, और वैसे ही तन्मयता से आप पढ़ा भी रहे हैं, वैसे ही तन्मयता से हम लोग सुन भी रहे हैं। लेकिन सुविधाएं ये हो गई हैं कि इस कड़ाके की ठंड में ऑटो पर बैठकर मुझे मुखर्जी नगर या प्रयागराज के सिविल लाइन्स नहीं जाना है, मुझे क्लास में बैठकर कांपते हुए नहीं पढ़ रहा है, हम तो रजाई में आराम से बैठ करके आराम से आपकी क्लास ले रहे हैं, बीच बीच में चाय की चुस्की भी लेते जा रहे हैं। ये भी सुविधा आपको मिल गई ऑनलाइन में, तो सुविधा तो बेहतर ही हो गई आपकी। सर मैं अभी पुलिस स्टेशन में हूं। अच्छा, उत्तर परमार जी, उत्तर परमार जी भी हमारे स्टूडेंट हैं, ये आगरा में पोस्ट है सब इंस्पेक्टर के पद पर। ठीक, चलिए अब आइए आगे देखते हैं संविधान में विद्यमान नीति निर्देशक तत्व कौन से हैं। तो आपको पता है कि अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य इनका उल्लेख किया गया है, लेकिन सबके बारे में एक एक पॉइंट डिस्कस करता चलूंगा, यहां लिखूंगा कुछ नहीं मैं, और आपको जो नोट्स मिला है उसमें पूरा का पूरा पॉइंट मेंशन है, लेकिन मैं समझाते हुए आगे बढ़ूंगा। शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 36 से। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा है, और अनुच्छेद 36 के तहत राज्य की परिभाषा वही है जो अनुच्छेद 12 में है। अनुच्छेद 36 में केवल राज्य की परिभाषा को बताया गया है, लेकिन अनुच्छेद 36 के आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने आएगा अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 ये कहता है डीपीएसपी आर नॉट इनफोर्सिएबल। डीपीएसपी आर नॉट इनफोर्सिएबल मतलब नीति निर्देशक तत्व प्रवर्तनी नहीं है, और नीति निर्देशक तत्व प्रवर्तनी नहीं है इसका मतलब क्या हुआ? डीपीएसपी आर नॉट इनफोर्सिएबल, इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से सरकार को निर्देश दिया गया है, अगर सरकार उन निर्देशों का पालन न करे तो न्यायपालिका उसे लागू नहीं कराएगी। और मूल अधिकार प्रवर्तनीय है, अगर एक भी मूल अधिकारों का आपका हनन होगा तो आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय उसकी सुरक्षा की गारंटी देगी, लेकिन इसकी सुरक्षा की गारंटी नहीं देगी क्योंकि यह प्रवर्तनीय नहीं है। और मूल अधिकार प्रवर्तनीय है कहां लिखा है?
आर्टिकल 32 में। निदेशक तत्व प्रवर्तनीय नहीं है, यह कहां लिखा है? आर्टिकल 37 में। आर्टिकल 37 में